Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. आज की हमारी दवा है भुई आंवला। ये आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। आजकल बरसात का मौसम है और इस मौसम में ये जगह जगह आपको उगा हुआ नजर आ जाएगा। इमली की पत्तियों जैसा इसका पौधा होता है, बहुत छोटा सा होता है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। भुई आंवला को अंग्रेजी में गैल ऑफ वुंड या स्टोन ब्रेकर कहते हैं। लातीनी में फालंथस निरूरी और इसकी एक और किस्म होती है फालंथस अमारस। बंगाली में, उर्दू में और मराठी में, हर जबान में और अक्सर जबानों में इसे भुई आंवला ही कहा जाता है। गुजराती में भानिया आंवली, हिंदी में भुई आंवला, संस्कृत में बहुपत्रा, तामल की, मराठी में भुई आंवला और सिंधी में नीरूरी कहते हैं। भुई आंवला को आपके इलाके में किस नाम से याद किया जाता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए इसकी तफसील जानते हैं। ये पौधा बरसात के दिनों में आपको कहीं न कहीं दीवारों के करीब, सड़क या बहते पानी और नदी नालों के आसपास में ये खुदरा तौर से खुद ब खुद उगने वाला पौधा आप देख सकते हैं। इसकी दो किस्म होती है। एक किस्म आधा या 1 फीट तक ऊंची होती है और दूसरी तकरीबन 2-2.5 फीट तक ऊंची होती है। छोटी किस्म में टहनियां तो छोटी होती हैं, लेकिन पत्तियां निस्बतन बड़ी किस्म की बनिस्बत ज्यादा बड़ी होती हैं, जबकि बड़ी में टहनियां बड़ी बड़ी होती हैं और पत्तियां छोटी होती हैं। इसके पत्ते कैसे होते हैं आप जो गौर करते हैं, बारीक बारीक शाखों पर कतार में बिल्कुल इमली की तरह हर शाख पर 15 से 35 लंबूतरी छोटी छोटी बैजुई पत्तियां एक दूसरे के सामने नजर आती हैं। आपको बाएं जानिब अभी भी नजर आ रहा होगा, पूरे पौधे पर लंबी लंबी पत्तियां। ये एक पूरी एक पत्ती है जिसके दाएं बाएं बिल्कुल आमने सामने पत्तियां लगी हुई है। रगें ज्यादा वाज़ेह नहीं रहती, निचली सतह ऊपरी सतह से कम सब्ज रहती है। ये आप गौर कर सकते हैं बहुत करीब से। ये एक पत्ती है। फूल, इसके फूल कैसे लगते हैं, ये है आपके सामने फूल। सफेद रंगत का फूल है ये। पत्ती की तकरीबन हर जोड़ी के दरमियान में बहुत से छोटे छोटे महीन बारीक बारीक जर्दी या सफेदी माइल सब्ज रंग के। खास बात है जनाना और मर्दाना फूल अलग अलग एक के बाद एक कतार में लगे होते हैं। फल इसके कैसे लगते हैं, बारावरी के बाद जनाना फूलों की जगह पर छोटे छोटे से लेकिन हुबहू बड़े आंवलों की तरह फल कतार में लग जाते हैं, जो एक के बाद एक लगे रहते हैं। जैसे ये फूल एक के बाद एक है, इसी तरह फल लग जाते हैं। हुबहू असल आंवलों की शक्ल सूरत की वजह से इसका नाम आंवला की मुनासबत से भुई आंवला पड़ा है और जमीन के करीब रहने की वजह से इसे भूमि आंवला भी कहा जाता है। ये आपके सामने एक टहनी है जिस पर कतार से फूल लगे हुए हैं छोटे छोटे। जब ये बारावर हो जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से फल लगना शुरू हो जाएंगे। फल जो होते हैं वो आमतौर से पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं, निचली जानिब लगते हैं। ये पत्तियां नजर आ रही हैं आपको, ये फूल की कतार है और ये वो हिस्सा है जो अब फल बन चुका है। बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह से आपको तरतीब से मिलते जाएंगे। इसके फल में 6 तुख्म होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले फूल बना है, फिर फल बन रहे हैं उसके। अक्टूबर से नवंबर तक फल, फूल और पौधा सब सूख जाते हैं। नवंबर के आते आते सारे पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं और फल भी सूख जाते हैं। जमीन पर गिरे हुए फल में मौजूद तुख्म मैंने बताया 6 तुख्म होते हैं। इन तुख्मों से फिर नया पौधा उग जाता है। भुई आंवले की कुछ किस्म का मजा तल्ख होता है, कुछ का शीरे भी होता है, लेकिन ज्यादातर का मजा कसैला होता है। ऊपर की जानिब पत्तियां होती हैं और निचली जानिब फल लटके होते हैं। ये एक अलग किस्म का भुई आंवला है। इसमें आप देखेंगे कि टहनी बड़ी लंबी सी है, पत्तियां एक दूसरे से थोड़ा फासले पर हैं और जो फल लगते हैं वो सुर्ख किस्म के हैं। ये बड़ी किस्म का भुई आंवला है और जो छोटी किस्म है उसकी पत्तियां बहुत करीब करीब रहती हैं और बड़ी किस्म से उसकी पत्तियां कुछ बड़ी होती हैं। भुई आंवले का पूरा पौधा इस्तेमाल होता है, इसे पंचांग कहा जाता है। उसके फल, पत्तियां, टहनियां, फूल सब इस्तेमाल होती है। दवान, जड़ भी इस्तेमाल होती है दवान, इसीलिए इसे कहा जाता है इसका पंचांग इस्तेमाल होता है। बाजार में भी यही पूरा का पूरा पौधा मिलता है, बल्कि अब मिलने की जरूरत नहीं रहती। लोग अपने आंगन और सड़कों में उगा हुआ जो भुई आंवला का पौधा होता है वो उससे उखाड़ के अपने पास महफूज कर लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। ये आपके सामने बॉटेनिकल डायग्राम है, यहाँ आप सब चीज देख सकते हैं। उसके फूल जो होते हैं उसकी शक्ल सूरत, जब फल में तब्दील हो गया तब, और पूरे पौधे में किस तरह से टहनियां और बारीक बारीक पत्तियां नजर आती हैं। इसके पैदावारी इलाके और काश्त, इंडो पाक में तकरीबन हर जगह
یہ مل جاتا ہے اور ہر موسم میں مل جاتا ہے. آپ کے سامنے انڈیا کا نقشہ ہے. پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے, انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے اور آس پاس کے پورے علاقے میں, اور پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں تو عرب ممالک, افریقی ممالک, جنوبی امریکہ, بھوٹان, میانمار, انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, ویتنام اور آسٹریلیا میں بھی اس کے پودے آپ کو نظر آ جائیں گے. آئیے اب بھوئی آملہ کے افعال و خواص پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا نفع خاص, مین ایکشن. یہ بہترین مقوی جگر و نافع یرقان ہے. یرقان کو بہت فائدہ کرتا ہے. آیوروید, یونانی اور دیگر میڈیکل سائنس میں اسی مقصد کے تحت بھوئی آملہ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے مشہور افعال جو ہے, یہ مقوی جگر و تحال ہے, یہ نافع یرقان ہے, مسکن صفرا ہے اور مسکن حدت دم ہے. صفرا ویسے بھی ایک تیز خلط ہے اور دم بھی گرمی رکھتا ہے. ان دونوں کی تیزی کو مارنے کے لیے یا اس کو معتدل کرنے کے لیے بھوئی آملہ استعمال کیا جاتا ہے. مفتح سدد ہے, سدوں کو, رکاوٹوں کو کھولتا ہے. محلل اورام و مسکن علم ہے, ورم کو, سوجن کو کم کرتا ہے اور مسکن علم ہے. مقامی طور سے یہ درد کو تسکین دیتا ہے, درد کو دور کرتا ہے. یہ مسکن عطش ہے, یعنی پیاس کو سکون دیتا ہے. حابس اسہال ہے, اسہال کو کم کرتا ہے. حابس الدم ہے, یہ خون کے بہاؤ کو روکتا ہے. مدر قوی ہے, بہت بہترین ڈائیوریٹک ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ فعل اور یہ فعل ایک دوسرے سے بالکل اختلاف رکھتا ہے, لیکن شاید ممکن ہے اس کے اندر پائے جانے والے جو فائٹو کیمیکلز ہیں اس کی بنیاد پر یہ الگ الگ اثرات رونما ہو رہے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. یہ مصفی خون و نافع جرب و حکہ ہے, خون کی صفائی بھی کرتا ہے اور خارش خجلی کو کم کرتا ہے. نافع ذیابیطس ہے, ڈائبٹس پر بھی اس کا بہت اچھا اثر دیکھا گیا ہے. دافع ہما ہے, بخار کو کم کرتا ہے. نافع سعال وہ دما ہے, دما یعنی سانس کی تکلیف, استما جسے کہا جاتا ہے. نافع سعال ہے, کھانسی کو بھی فائدہ کرتا ہے. ان افعال و خواص کی بنیاد پہ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر اور کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلا فعل مقوی جگر و تحال اور نافع یرقان ہے. اس مقصد کے تحت یرقان سدی و غیر سدی یعنی رکاوٹ, سدہ کہتے ہیں رکاوٹ کو, تو سدی ہو یا غیر سدی ہو کی وجہ سے, سبب کی وجہ سے یرقان ہوا ہے, جانڈس ہوئی ہے, ورم جگر کی کیفیت ہے, ہیپاٹائٹس ہے, ذوف جگر ہے, جگر کا فعل جو ہے کمزور ہے, اور کسی وجہ سے عزم الکبد بھی ہو گیا, جگر بڑھ گیا ہے, پھیل گیا ہے. صغر الکبد جو ایک بہت خطرناک بیماری ہے جس میں لیور جو ہے, جگر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے, اس کا فعل بھی بہت باطل ہو جاتا ہے. اور تحال کے دیگر امراض, ان سب امراض میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. تحال کا مرض ہو, لیور کا مرض ہو, جگر کا, یا صغر الکبد سیروسس آف لیور کا مرض ہو, ان سب میں ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. بہت آسان ہے اور یہی عام ترکیب ہے کہ اس کے پتوں کا جو شاندہ استعمال کیا جاتا ہے, یا اس کے پتوں کا رس لے لیا جاتا ہے, یا اس کی تازہ جڑ کا بھی رس نکال لیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. یا جڑ کا صفوف, پتیوں کا بھی سکھا لی جاتی ہے, سائے میں خشک کر لی جاتی ہے اور ان کا صفوف بنا لیا جاتا ہے. ان سب کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ مسکن صفرا و مسکن حدت دم ہے اور ساتھ میں مسکن عطش ہے, پیاس کو کم کرتا ہے. اس مقصد کے لیے تمام امراض صفراوی میں استعمال کریں گے. یرقان کا مرض ہو, صفراوی بخار ہو, صفراوی اسہال آ رہے ہو, یا خارش خجلی ہو, کثرت پیاس ہو, شرح پتی کا اچھلنا کہتے ہیں, یہ شرح کی کیفیت ہے, خارش و خجلی ہو, ہر عمومی حیجانی کیفیت میں, حیجانی کیفیت صفرا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ایسی تمام تکلیفوں میں ہم اس کا جو شاندہ, اس کے پتوں کا رس یا جڑ کا صفوف, تازہ پتوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں. مفتح سدد ہے, سدوں کو کھولتا ہے, رکاوٹ کو دور کرتا ہے. امراض کے لیے جو عام طور سے اسے یرقان میں ہو جاتا ہے. تو ورم احشا, جتنے بھی ہمارے شکم میں جتنے خاص خاص اعضاء ہے, جگر ہے, تحال ہے, کلیہ ہے, گردے, میدا, آما, ان سب کے ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم جوشاندے کے طور پر استعمال کریں گے. یرقان میں استعمال کیا جائے گا. سدہ جگر ہے, سدہ تحال ہے, سدہ رحم ہے, مثانہ اور کلیہ, گردے میں سدہ پایا جائے, ان سب امراض میں بھوئی آملہ استعمال کیا جاتا ہے. محلل اورام ہونے کی حیثیت سے مقامی و عمومی طور سے یہ بہترین محلل بھی ہے اور مسکن اثر بھی رکھتا ہے. اور اس مقصد کے تحت ورم وجع المفاصل
मुफासिल, कमर दर्द, नुकरस, वर्म आशा, खुसियतैन का वर्म, बारितून की कैफियत, वर्म पिस्तान, औराम सुल्बिया, सख्त किस्म के औराम, सलाबत मुफासिल और चोट और मोच में इसको इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कैफियत हो, आम तौर से तरकीब जो है वही रहेगी। जैसा मकसद, अगर मुकामी तौर से इस्तेमाल करना हो तो ज़िमात बना लें, और उमूमी तौर से अगर इस्तेमाल करना हो तो या तो इसका जोशांदा बनाए या इसका रस पिलाएं। बाज़े तो सिर्फ ताज़ा पत्तियां ही चबा लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं, लेकिन कसैला होने की वजह से बराह रास्त इस्तेमाल मुश्किल रहता है, इसलिए जोशांदा इस्तेमाल कर लें। उसमें कुछ शक्कर शहद मिलाकर मीठा कर लें, सुफूफ में शहद का इजाफा कर लें। यह मुसक्किन अलम में दर्द को दूर करता है, और वही सारे अमराज हम मुकामी तौर से इन अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें सुल्बिया है, चोट है, मोच है, वर्म मुफासिल है, वर्म कुतन है, कमर दर्द है, इन सब चीजों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मुकामी तौर से। उमूमी तौर से तो पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह से ये दर्द को दूर करता है। हाबिसे इसहाल है, दस्त को, डायरिया को रोकता है। इस मकसद के लिए इसहाल, जहीर, पेचिश, अमीबिक डिसेंट्री हो या बैसिलरी डिसेंट्री हो, सहज आमा की शिकायत हो जिसे संग्रहणी कहते हैं, बार बार डायरिया की शिकायत होती है, इन सारी तकलीफों में हाबिसे इसहाल के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तेजाबियत और बदहजमी को भी दूर करता है ये, इसलिए एसिडिटी, ज़ौफ़े हज़्म, सूए हज़्म, वजुल फवाद, पेट की जगह पर दर्द हो, इन सारी शिकायतों में आप इसे इस्तेमाल करें। हाबिसुद्दम होने की हैसियत से हर तरह के जिरियान में इसे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे लिस्सा दामिया, मसूड़ से खून आ रहा हो, खूनी बवासीर की शिकायत हो, रुआफ यानी नक्सीर, नाक से खून आ रहा हो, नफ्सुद्दम की शिकायत हो, बौलुद्दम हो, पेशाब में खून आ रहा हो, खांसी में खून आ रहा हो, कयुद्दम हो, खून की उल्टी होती हो, बहुत ज्यादा हैज में खून खारिज हो रहा हो, जिरियानुर रहम हो, रहम के जरिए जिरान हो, खून का रिसाव हो, हरक और सलक की शिकायत हो, दमवी इस्तेहाल हो। इसी तरह मुकामी तौर से भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे जख्म और क्रूह मुताफिना में। ऐसे जख्म जो खराब हो गए, क्योंकि बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है, दाफ़े ताफ़ुन है और हाबिस भी है, इन सारी सूरतों में हम जख्म की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नासूर में लगाया जा सकता है, कुलाए दहन में इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। खुरूजुल मिक़द, इस्तिरख़ाए लिस्सा, कुरूह साइया जो हर्पिस ज़ोस्टर का मर्ज होता है, बारीक बारीक दाने, बहुत जलन के साथ ये दाने निकलते हैं, पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता, इसमें भी हम इसे मुकामी तौर से लगा सकते हैं। और सरतानी जख्म, उस जख्म पर इसे लगाया जा सकता है। मुद्दर कवी होने की हैसियत से इसे उसरुल बौल, तकलीफ से पेशाब आना, तकतीरुल बौल, कतरा कतरा पेशाब आना, एहतिबा से बौल, पेशाब का रुक जाना, हिसात गुर्दा व मसाना यानी गुर्दे में और मसाने में अगर पथरी हो गई हो, और इस्तिस्का, असाइटिस की कैफियत, चाहे वो लहम में हो चाहे कल्बी हो, जिसे जलंधर कहा जाता है हिंदी में। हुरकतुल बौल, पेशाब में जलन भी अगर हो रही हो तो भुई आमला जो है बहुत बेहतरीन असर है और इसके लिए बहुत मशहूर है। नाफे ज़ियाबतस है, ये ज़ियाबतस के मरीजों में भी काम आता है। अब सिर्फ ज़ियाबतस के लिए और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन अगर ऐसा मरीज है जिसको बुखार भी है, जिगर की तकलीफ है, एसिडिटी की शिकायत है और साथ में ज़ियाबतस भी है, तो उसके लिए भुई आमला एक अच्छी दवा बन सकती है, जो उसके बुखार को भी कम करेगी, जिगर में भी इस्लाह करेगी, एसिडिटी भी दूर करेगी और साथ में ज़ियाबतस को भी बिगड़ने नहीं देगी, कंट्रोल में रखेगी और ज़ियाबतस भी फायदेमंद होगा। ये दाफे हुम्मा है, यानी बुखार को कम करता है, दूर करता है, तो भुई आमला से बुखार भी कम होता है। इसलिए हर किस्म के बुखार, पुराने बुखार हो चाहे नौबती बुखार हो, हर एक में इसी तरकीब से आप इस्तेमाल करें। नाफे सवाल वो दमा है, इसलिए खांसी, खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो और दमा की कैफियत अस्थमा जो हो, ऐसे मरीज में भी यही बात की जाएगी कि अगर ऐसा दमा का मरीज है जिसको बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी है जो भुई आमला से ठीक हो सकती है, तो उसके लिए भुई आमला एक अच्छी दवा बन सकती है। दीगर अफाल जो बताए गए इसके ये मुक़व्वी बदन है, बदन को ताकत देता है, आम जिस्मानी कमजोरी, लागरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाहत, कमजोरी सी महसूस होती है उसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है, और तरीका यही है जो शानदार रस या सुफूफ का इस्तेमाल। ये मुदम्मिल कुरू होने की हैसियत से मुख्तलिफ किस्म के जख्म और कुरूह मुताफिना, नासूर की कैफियत, कुलाए दहन, साहजमा, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। कुलाए दहन के लिए कुल्ली कराएंगे इसके रस से, और मुकामी तौर से इसका ज़िमात बनाकर हम जख्म पर लगा सकते हैं। अमराज चश्म और आशुब चश्म में ये काम देता है, पपोटों पर ज़िमात किया जाता है। कुछ आसान नुस्खे यहाँ पर बताए जा रहे हैं,
बेहतर यही है कि किसी हकीम से आप मशवरा जरूर कर लें। हुरकतुल बौल, पेशाब में जलन हो तो पंचांग का जोशांदा पिलाएं, यानी पूरे पौधे का जोशांदा पिलाएं, और पूरा पौधा ही अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों को पीसकर दूध के साथ इस्तिस्का, असाइटिस में और तमाम अमराज बौल में नाफे है। जोशांदे बरगे भुई आमला के पत्तों का जोशांदा सफरा को तस्कीन देता है, तश को दूर करता है और प्यास बुझाता है। हाबिस इसहाल होने की हैसियत से इसका जो इस्तेमाल बताया गया है, भुई आमला की ताजा कच्ची कोपलों का रस तुख्म मेथी के बीज के साथ इस्तेमाल करें। ये संग रहनी, जो बार बार दस्त आने की शिकायत है, उसमें फायदा करता है। ये मुकव्वी जिगर और नाफे है। इस मकसद के लिए जो इस्तेमाल यह तरीका बताया गया है, ताजा जड़ को 2 तोला लें, पीस छान कर दूध के साथ दिन भर में 2 मरतबा पिलाएं, या जड़ का सुफूफ 3 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। साथ में कभी भुई आमला के पत्तों का ताजा रस 15 से 20 मिलीलीटर की मिकदार में सुबह शाम खाली पेट की हालत में दें तो बदहजमी भी दूर होगी, तेजाबियत भी दूर होगी और यरकान का भी इलाज हो जाएगा। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे अव्वल बताया है। एक हल्की फुल्की मुफरत दवा है। मिकदार खुराक जो इसकी बताई गई है, सुफूफ तकरीबन 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल करें। अगर रस निकाला गया है तो 15 से 30 मिलीलीटर ले सकते हैं, और जोशांदा अगर बनाया जाए तो आधा कप से 1 कप सुबह शाम पिलाएं। इसकी मजरत जो है, इसकी नुकसानदेह असर ज्यादा नहीं है, पेट में गैस और यह पैदा करती है, वो भी ज्यादा इस्तेमाल होने की सूरत में। इसके इस्लाह के लिए इसमें जीरा सफेद का इजाफा कर लें या शक्कर मिला लें। और अगर बदल लेना मकसूद हो, ये दवा कहीं मिले ना, ऐसा मौसम हो जिसमें भुई आमला नहीं मिलता है, तो आप मको कासनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुरक्कबात जो है, चूंकि ये ताजा आमतौर से इस्तेमाल होती है, इसलिए ताजा रस या जोशांदा बनाते हैं, कोई मुरक्कब तैयार नहीं मिलता। सुफूफ भुई आमला मिलता है पाउडर की शक्ल में, और बहुत सारे आयुर्वेदिक फार्मेसी वाले इसके बहुत सारे मुरक्कबात तैयार करते हैं। यूनानी में इसके मुरक्कबात कम तैयार किए जाते हैं। जो जदीद दरियाफ्त और फाइटोकेमिकल्स इसमें मिले हैं वो आपके सामने हैं। क्वेरसेटिन, कॉमरिक एसिड और हर किस्म के फाइटोकेमिकल्स इसमें मिलते हैं। रूटिनोसाइड, डायफोरुलिक एसिड, एलागेगिक एसिड, एसिटाइल ज़ाइलोसाइड, इथिल कैफिएट, लुटियोलिन, ऐसे बहुत सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो आपके सामने हैं। और इन्हीं फाइटोकेमिकल्स की बुनियाद पे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन और क्लिनिकल इफेक्ट्स इसके सामने आए हैं, जिसके लिए अतिब्बा इसे इस्तेमाल करते हैं, वो ये हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, बुरे असरात को जो फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे जिस्म में रोनुमा होते हैं उन्हें दूर करता है। एंटी कैंसर है, एंटी ओबेसिटी भी है, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, नोसियोसेप्टी यानी एनाल्जेसिक। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, आसाब को प्रोटेक्ट करता है, स्किन की हिफाजत करता है। गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव है, मुकव्वी मैदा है। वासो प्रोटेक्टिव है, वेसल्स को, हमारे उरूक को हिफाजत करता है। कार्डियक प्रोटेक्टिव है, कल्ब की हिफाजत करता है। एंटी कोलेस्टेरोलिक है, चर्बी को बढ़ने नहीं देता, चर्बी को जमने नहीं देता। एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस। एंटी एंजाइटी है, एंजाइटी को दूर करता है, अस्थमा को दूर करता है। एंटी लिम्फेडेमा यानी उम्मी तौर से लिम्फेडेमा की कैफियत भी दूर हो जाएगी। एंटी वायरल भी इफेक्ट इसमें सामने आया है। एंटी प्लेटलेट, साइटोप्रोटेक्टिव, बवासीर पे इसका असर, हेमोराइड्स की हैसियत से, वेनस इनसफिशियंसी, इम्यूनोमोडुलेटर इफेक्ट भी इसका बेहतरीन मिला है सामने, और एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, जिनसी एक्टिविटी के एतबार से जिनसी अफाल के तौर पर सामने आई है। इसके कुछ रिसर्च पेपर आपके सामने है कि पबमेड मैगजीन जो है उसमें प्रिंट हुआ है। फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी ऑफ फाइलेंथस, इसमें बहुत बेहतरीन अंदाज में भुई आमला में मौजूद फाइटोकेमिक्स के बारे में बताया गया है, और उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स के बारे में, जो थेरापेटिक किस तरह से रिसर्च करके वो सामने आए हैं, वो थेरापेटिक इफेक्ट्स, क्लिनिकल इफेक्ट्स वो बताए गए हैं। ये दूसरा एक रिसर्च पेपर है, क्लिनिकल इफिकेसी ऑफ सेफ्टी ऑफ भुई आमला, और एक ये तीसरा पेपर है, एन आयुर्वेदिक ड्रग रिव्यू ऑफ भुई आमला, भूमि आमला भी कहा जाता है इसे। ये सारे रिसर्च पेपर बताते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे असरात भी पाए गए हैं जो हमारी किताबों में जिनका जिक्र नहीं है। अब इन रिसर्च के जरिए, इन तहकीकात के जरिए हम फायदा उठा सकते हैं और भुई आमला को अच्छे तरीके से तिब्बी नुक्ते नजर से इस्तेमाल कर सकते हैं।